नमस्कार दोस्तों और फ्यूचर ऑफिसर्स। आज तारीख है 16 जनवरी 2026। आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनिए वो एनालिसिस जो आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। ये है आपका डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए आज की सबसे बड़ी और शायद सबसे कॉम्प्लेक्स खबर से शुरू करते हैं। ये सीधे सीधे जीएस पेपर 3 यानी इकोनॉमी से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर ग्लोबल और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के केस में एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट दिया है जो इंटरनेशनल टैक्सेशन की दुनिया में एक बड़ा भूचाल लाने वाला है। बिल्कुल, इसे सिर्फ एक केस की तरह देखना गलती होगी। ये भारत की टैक्स पॉलिसी, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन यानी अदालतों की सोच और विदेशी निवेश के पूरे लैंडस्केप को बदलने वाला फैसला है। तो चलिए इसे बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। हाँ, सबसे पहले तो यही बताइए कि ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि इसमें इतने सारे नाम हैं, टाइगर ग्लोबल, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, मॉरिशस, कि कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। देखिए, कहानी बहुत सीधी है लेकिन इसके लेयर्स बहुत गहरे हैं। 16 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पक्ष में फैसला सुनाया। मामला था टाइगर ग्लोबल नाम की एक बहुत बड़ी यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म का। इस फर्म ने 2018 में भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में अपनी हिस्सेदारी यानी स्टेक वॉलमार्ट को बेच दी थी। अच्छा, ये वही फेमस फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट डील है जिसने उस समय बहुत सुर्खियां बटोरी थी। वही डील। अब इस बिक्री से टाइगर ग्लोबल को जबरदस्त मुनाफा हुआ। इस मुनाफे को हम फाइनेंशियल लैंग्वेज में कैपिटल गेन्स कहते हैं। अब सवाल यह था कि इस कैपिटल गेन्स पर भारत में टैक्स लगेगा या नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कह दिया, हाँ टैक्स लगेगा। यहीं पर मेरा सवाल है, टाइगर ग्लोबल एक यूएस की फर्म है, वॉलमार्ट भी यूएस की कंपनी है, तो भारत इसमें टैक्स क्यों मांग रहा है? बहुत बढ़िया सवाल। यही इस केस का दिल है। देखिए, टैक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है सोर्स रूल, यानी इनकम जहां से जनरेट हो रही है टैक्स भी वहीं लगना चाहिए। सोर्स रूल। टाइगर ग्लोबल ने पैसा जरूर यूएस में बैठकर कमाया, लेकिन वो पैसा किस एसेट को बेचकर कमाया? फ्लिपकार्ट को। और फ्लिपकार्ट एक भारतीय कंपनी है। इसका पूरा बिजनेस, वैल्यू, कस्टमर्स सब कुछ भारत में है। तो इनकम का सोर्स तो भारत हुआ ना। समझ गई। मतलब एसेट भारत का है तो मुनाफे पर हक भी भारत का है। लेकिन फिर ये मामला इतना लंबा क्यों खिंचा? टाइगर ग्लोबल का क्या आर्ग्यूमेंट था? उनका आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर पर आधारित था। यहीं पर मॉरिशस की एंट्री होती है। टाइगर ग्लोबल ने भारत में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं किया था। उन्होंने मॉरिशस में कुछ कंपनियां बनाई और उन कंपनियों के जरिए फ्लिपकार्ट में पैसा लगाया। अच्छा। जब उन्होंने अपने शेयर्स बेचे तो तकनीकी रूप से ये ट्रांजैक्शन मॉरिशस की कंपनियों ने किया था, यूएस की फर्म ने नहीं। और मॉरिशस का नाम आते ही टैक्स बचाने की बात दिमाग में आती है। एग्जैक्टली। टाइगर ग्लोबल ने यही दलील दी कि वो मॉरिशस की DTAA यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के तहत प्रोटेक्टेड हैं, जिसके अनुसार कैपिटल गेन्स पर टैक्स सिर्फ मॉरिशस में लग सकता है, भारत में नहीं। और चूंकि मॉरिशस में कैपिटल गेन्स टैक्स है ही नहीं, तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2024 के फैसले को पलटते हुए कहा कि ये पूरा स्ट्रक्चर महज एक दिखावा है। कोर्ट ने इसे एक इम्परमिसिबल टैक्स अवॉइडेंस अरेंजमेंट यानी टैक्स बचाने का एक अस्वीकार्य तरीका माना। इम्परमिसिबल टैक्स अवॉइडेंस मतलब एक ऐसा तरीका जिसे कानून की नजर में सही नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि वो कागजों के पीछे की हकीकत को देखेगी, जिसे सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहते हैं। और हकीकत यह है कि असली बेनिफिशियल ओनर यूएसए में बैठी पेरेंट कंपनी थी, मॉरिशस की कंपनियां तो बस एक पर्दा थी। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है अदालती सोच में। अब आते हैं हमारे एस्पिरेंट्स पर। उनके लिए ये खबर क्यों इतनी जरूरी है? जीएस पेपर से इसका क्या कनेक्शन है? इसके कई डायमेंशंस हैं। सबसे पहले जीएस पेपर 3 इकोनॉमी। इसमें मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एक की टॉपिक है। सरकार देश चलाने के लिए पैसा कहां से जुटाती है? टैक्सेस से। सही बात है। ये केस दिखाता है कि सरकार टैक्स अवॉइडेंस यानी टैक्स बचाने के कानूनी रास्तों को बंद करने के लिए कितनी गंभीर है। ये चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी से भी जुड़ता है, क्योंकि ये विदेशी निवेश एफडीआई की पॉलिसी को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। और जीएस पेपर 2 का क्या? जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में
ये भारत के मॉरिशस और सिंगापुर जैसे देशों के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट्स, खासतौर पर DTAA को प्रभावित करता है। ये दिखाता है कि भारत अब इन संधियों की लूप होल्स को बंद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, डिप्लोमेटिक प्रेशर के बावजूद। प्रीलिम्स और मेंस के लिए स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या होंगे जिन्हें एस्पिरेंट्स को नोट कर लेना चाहिए? प्रीलिम्स के लिए कुछ की टर्म्स ब्रह्मास्त्र हैं। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल GAAR, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट TRC, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA, बेस एरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग BEPS और बेनिफिशियल ओनर। इन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। अच्छा, और मेंस के लिए? मेंस के लिए यहां से एनालिटिकल क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे डिस्कस द जुडिशियल शिफ्ट फ्रॉम फॉर्म टू सब्सटेंस इन इंटरनेशनल टैक्सेशन इन इंडिया, या critically analyze the impact of the Supreme Court's recent ruling on India's ambition to attract foreign investment while safeguarding its tax base. चलिए अब इस फैसले की जड़ों में चलते हैं। ये मॉरिशस रूट इतना पॉपुलर हुआ ही क्यों? इसकी पूरी कहानी क्या है? इसकी कहानी शुरू होती है 1983 में। उस समय भारत एक क्लोज्ड इकोनॉमी था और विदेशी निवेश की सख्त जरूरत थी। तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मॉरिशस के साथ एक DTA साइन किया। इस ट्रीटी का आर्टिकल 13 सबसे अहम था। आर्टिकल 13? जी, इस आर्टिकल के मुताबिक अगर कोई मॉरिशस बेस्ड कंपनी भारत की किसी कंपनी के शेयर्स बेचती है, तो उस पर होने वाले कैपिटल गेन्स पर टैक्स वसूलने का अधिकार सिर्फ मॉरिशस को होगा, भारत को नहीं। और जैसा आपने बताया, मॉरिशस में कैपिटल गेन्स टैक्स 0 है। बिल्कुल, 0, 0। तो इफेक्टिवली ये पूरी इनकम टैक्स फ्री हो जाती थी। सोचिए, एक फॉरेन इन्वेस्टर मॉरिशस में एक कागजी कंपनी बनाए, उसके जरिए भारत में करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट करे और फिर जब वो अपने शेयर्स बेचे तो उसे 1 रुपया भी टैक्स ना देना पड़े। इसे डबल नॉन टैक्सेशन कहते हैं, जो DTA का सरासर दुरुपयोग था। और यहीं से राउंड ट्रिपिंग और ट्रीटी शॉपिंग जैसे शब्द आए हैं ना? इन्हें जरा आसान भाषा में समझाइए। हाँ, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। पहले ट्रीटी शॉपिंग को एक एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए दिल्ली मेट्रो में एक स्कीम है कि जो लोग दिल्ली के रेजिडेंट हैं उन्हें स्मार्ट कार्ड पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अब आप मुंबई में रहते हैं, लेकिन आपका एक दोस्त दिल्ली में रहता है, तो आप क्या करते हैं? अपने दोस्त के पते का इस्तेमाल करके एक स्मार्ट कार्ड बनवा लेते हैं और उस डिस्काउंट का फायदा उठाते हैं। यही है ट्रीटी शॉपिंग। US या UK जैसे देशों के निवेशक, जिन्हें भारत के साथ कोई खास टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता था, वो मॉरिशस में सिर्फ कागज पर एक कंपनी यानी शेल कंपनी बनाकर भारत में निवेश करते थे, ताकि वो इंडिया मॉरिशस ट्रीटी का फायदा उठा सकें। अच्छा। और राउंड ट्रिपिंग इससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसमें भारत का ही पैसा यानी ब्लैक मनी पहले हवाला के जरिए मॉरिशस जाता है, वहां एक कंपनी में इन्वेस्ट होता है और फिर वही पैसा FDI बन के वापस भारत आ जाता है। अरे, चूंकि वो FDI मॉरिशस रूट से आया है, तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स भी नहीं लगता। मतलब अपना ही पैसा घूमकर राउंड ट्रिप वापस आ गया और वाइट भी हो गया। ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया था। ये तो देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। तो भारत सरकार ने इस लूपहोल को बंद करने के लिए क्या कदम उठाए? सरकार को ये समझने में बहुत समय लगा और जब समझ आया तो इसे बदलने में और भी ज्यादा। आखिरकार 2016 में भारत ने इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट किया, उसे बदला। नए नियम के तहत ये तय हुआ कि 1 अप्रैल 2017 के बाद खरीदे गए किसी भी भारतीय कंपनी के शेयर्स पर होने वाले कैपिटल गेन्स पर भारत टैक्स लगा सकेगा। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट था। लेकिन टाइगर ग्लोबल का निवेश तो इस तारीख से पहले का था, तो फिर वो इस नए नियम के दायरे में कैसे आ गए? यहीं पर ग्रैंडफादरिंग क्लॉज की भूमिका आती है, राइट? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यही टाइगर ग्लोबल केस का आधार था। ग्रैंडफादरिंग क्लॉज एक लीगल प्रिंसिपल है, जिसका मतलब है कि नए कानून से पुराने केसेस या इन्वेस्टमेंट्स को छूट दी जाती है ताकि पॉलिसी स्टेबिलिटी बनी रहे। अच्छा। सरकार ने कहा कि 1 अप्रैल 2017 से पहले किए गए इन्वेस्टमेंट्स पर पुराना नियम ही लागू होगा, यानी उन पर भारत टैक्स नहीं लगाएगा। टाइगर ग्लोबल का निवेश 2011 से 2015 के बीच था, यानी कट ऑफ डेट से बहुत पहले। इसीलिए उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस ग्रैंडफादरिंग क्लॉज के तहत टैक्स से पूरी छूट मिलनी चाहिए। तो फिर विवाद क्यों हुआ जब कानून इतना साफ था? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का तर्क क्या था? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक बहुत ही फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल सामने रखा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। उनका कहना था कि हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कानून के शब्द क्या कहते हैं, फॉर्म, हम ये देखेंगे कि उस कानून का उद्देश्य क्या था।
सब्सटेंस। ग्रैंडफादरिंग क्लॉज का उद्देश्य जेन्युइन पुराने इन्वेस्टर्स को बचाना था, न कि उन लोगों को जो टैक्स बचाने के लिए महज एक दिखावटी स्ट्रक्चर बनाकर बैठे हैं। डिपार्टमेंट ने कहा कि टाइगर ग्लोबल की मॉरिशस की कंपनियां सिर्फ नाम की थी। उनके पास कोई ऑफिस नहीं, कोई एम्प्लॉय नहीं, कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं। सारे फैसले तो यूएसए में बैठी पेरेंट कंपनी ले रही थी। तो असली बेनिफिशियल ओनर तो यूएसए की कंपनी हुई, मॉरिशस की नेम। इसलिए डीटीए का बेनिफिट मिलना ही नहीं चाहिए, चाहे निवेश पुराना ही क्यों ना हो। अच्छा, अब इसमें जो टेक्निकल टर्म्स हैं उन्हें एक एक करके तोड़ते हैं। ट्रीटी शॉपिंग तो हमने समझ लिया। अब ये जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल यानी GAR क्या है? गैर इनकम टैक्स एक्ट 1961 यानी 1961 के चैप्टर XA में आता है। इसे टैक्स अथॉरिटीज का ब्रह्मास्त्र समझिए। इसके तहत अगर टैक्स अथॉरिटीज को लगता है कि कोई ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने के मुख्य उद्देश्य से किया गया है और उसका कोई जेन्युइन कमर्शियल पर्पस या सब्सटेंस नहीं है, तो वो उस अरेंजमेंट को अनदेखा कर सकते हैं और टैक्स वसूल सकते हैं। मतलब अगर मैंने कोई कंपनी सिर्फ इसलिए बनाई ताकि टैक्स बच सके और उसका कोई और असली काम नहीं है, तो गैर लग सकता है? एकदम सही। गैर को ट्रिगर करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि अरेंजमेंट से ऐसे अधिकार बनते हैं जो सामान्य लेन देन में नहीं होते, या ये राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग का मामला है, या इसका कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। इसकी इफेक्टिव डेट याद रखनी बहुत जरूरी है, 1 अप्रैल 2017। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 अप्रैल 2017। लेकिन टाइगर ग्लोबल का ट्रांजैक्शन तो 2018 का है, पर निवेश 2017 से पहले का। तो क्या JIR इस केस पर सीधे सीधे लागू होता है? टेक्निकली नहीं, JR को रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो और भी रेवोल्यूशनरी है। उन्होंने JR को सीधे लागू नहीं किया, बल्कि JR के पीछे जो सिद्धांत है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, उस सिद्धांत को DTAA को इंटरप्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि किसी भी ट्रीटी का उद्देश्य टैक्स एवेजन को बढ़ावा देना नहीं हो सकता, तो ट्रीटी का बेनिफिट भी उन्हीं को मिलना चाहिए जो जेन्युइन रेजिडेंट्स हैं, ना कि महज कागजी कंपनियां। कमाल है। मतलब कानून को लागू किए बिना उसकी आत्मा को लागू कर दिया। अब बताइए, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट को गोल्डन टिकट क्यों माना जाता था? क्योंकि 2004 में एक बहुत ही प्रसिद्ध केस हुआ था, यूनियन ऑफ इंडिया वी आज़ादी बचाओ आंदोलन। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी कंपनी के पास मॉरिशस अथॉरिटीज द्वारा इशू किया गया TRC है, तो वो इस बात का पक्का सबूत है कि वो मॉरिशस की रेजिडेंट है और टैक्स डिपार्टमेंट उस पर और कोई सवाल नहीं उठा सकता। ओहो। TRC एक सर्टिफिकेट है जो किसी देश की सरकार इशू करती है, ये बताने के लिए कि एक व्यक्ति या कंपनी उस देश की टैक्स रेजिडेंट है। इस फैसले ने TRC को एक एब्सोल्यूट शील्ड या गोल्डन टिकट बना दिया था। बस TRC दिखाओ और टैक्स डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता। तो टाइगर ग्लोबल के केस ने इस गोल्डन टिकट का क्या किया? उसे एक तरह से फाड़ कर फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि TRC अब कोई एब्सोल्यूट शील्ड नहीं है। यह जरूरी है, पर यह काफी नहीं है। TRC होने के बावजूद टैक्स डिपार्टमेंट ये जांच कर सकता है कि कंपनी के पास इकोनॉमिक सब्सटेंस है या नहीं। तो ये लुक थ्रू अप्रोच क्या है जिसका जिक्र बार बार आ रहा है? इसे एक एनालॉजी से समझिए। मान लीजिए आपके सामने एक शीशे का दरवाजा है। आप दरवाजे को भी देख सकते हैं और उसके पार क्या है वो भी देख सकते हैं। लुक थ्रू अप्रोच में टैक्स अथॉरिटीज यही करती हैं। अच्छा। वो ट्रांजैक्शन के इमीडिएट स्ट्रक्चर मॉरिशस की शेल कंपनी को नहीं देखती, बल्कि उसके पार जाकर असली बेनिफिशियल ओनर US की पेरेंट कंपनी को देखती हैं और टैक्स लायबिलिटी उसी पर तय करती हैं। इसे पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल भी कहते हैं, यानी कंपनी के कानूनी पर्दे के पीछे झांक कर देखना। अब अगर हम प्रीलिम्स के नजरिए से देखें, तो कौन से फैक्ट्स, आर्टिकल्स या केस लॉज हैं जो एस्पिरेंट्स को रट लेने चाहिए? सबसे पहले तो संवैधानिक आधार, आर्टिकल 265 ये कहता है नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी बिना कानून के कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। दूसरा, संबंधित केस लॉज बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? एक तो आज़ादी बचाओ आंदोलन 2004, जहां SC ने TRC को ही पर्याप्त माना था, और दूसरा वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स वी यूनियन ऑफ इंडिया 2012। इस केस में SC ने कहा था कि टैक्स अथॉरिटीज इनडायरेक्ट ट्रांसफर्स को टैक्स नहीं कर सकती, जिसके बाद सरकार 2012 में एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ले आई थी।
ये टाइगर ग्लोबल जजमेंट इन पुराने फैसलों के कॉन्टेक्स्ट में एक 180 डिग्री का बदलाव है। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से इस फैसले का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? इसका सार क्या है? सबसे बड़ा टेक अवे है अ जुडिशियल शिफ्ट फ्रॉम फॉर्म टू सब्सटेंस। जुडिशरी अब सिर्फ कानून के शब्दों लिटरल इंटरप्रिटेशन पर नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य पर्पोसिव इंटरप्रिटेशन पर ध्यान दे रही है। ये भारतीय टैक्स कानूनों के लिए एक कमिंग ऑफ एज मोमेंट है। अब अदालतें कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स के पीछे झांकने से नहीं हिचकिचाएंगी। और टीआरसी का भविष्य अब क्या है? क्या ये बस एक कागज का टुकड़ा रह गया है? द इरोजन ऑफ द टीआरसी। ये कागज का टुकड़ा तो नहीं है, पर अभी एब्सोल्यूट शील्ड भी नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब इन्वेस्टर्स को लीगल रेजिडेंसी के साथ साथ इकोनॉमिक सब्सटेंस भी साबित करना होगा। इकोनॉमिक सब्सटेंस मतलब? इकोनॉमिक सब्सटेंस का मतलब है उस देश में आपका असली ऑफिस हो, क्वालिफाइड एम्प्लॉयज हो, एक इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो और बिजनेस के फैसले भी वहीं लिए जाते हों। सिर्फ एक लेटर बॉक्स एड्रेस या एक लोकल लॉयर को डायरेक्टर बनाने से काम नहीं चलेगा। लेकिन इसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इससे निवेशक डरेंगे नहीं? ये टैक्स टेररिज्म वाली बहस फिर से शुरू नहीं हो जाएगी? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसके दोनों पहलू हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि शॉर्ट टर्म में प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड्स में अनिश्चितता बढ़ेगी। टैक्स सर्टेनिटी यानी कर निश्चितता किसी भी निवेशक के लिए बहुत जरूरी होती है। इन्वेस्टर्स को लगेगा कि पुराने डील्स पर भी अब सवाल उठाए जा सकते हैं, ग्रैंडफादरिंग क्लॉज के बावजूद। और पॉजिटिव इम्पैक्ट? पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा बड़ा और लॉन्ग टर्म है। ये भारत को ओईसीडी के BEPS बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग फ्रेमवर्क के साथ अलाइन करता है। ये क्लीन एफडीआई को बढ़ावा देगा, यानी ऐसा निवेश जो टैक्स बचाने के लिए नहीं बल्कि जेन्युइन बिजनेस रीजंस के लिए भारत आला है। और ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी बनाता है, जिन्हें ऐसे टैक्स हेवंस का एक्सेस नहीं मिलता। आपने बीप्स का जिक्र किया, ये क्या है? बीप्स का फुल फॉर्म है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये G20 और OECD देशों का एक इनिशिएटिव है। इसका मकसद है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो टैक्स रूल्स में लूप होल्स का फायदा उठाकर अपने मुनाफे को लो टैक्स या नो टैक्स देशों में शिफ्ट कर देती हैं, प्रॉफिट शिफ्टिंग, और जिससे देशों का टैक्स बेस इरोड होता है, बेस इरोजन, उसे रोकना। अच्छा। ये टाइगर ग्लोबल जजमेंट भारत को बीप्स के एक्शन प्लान 6 जो ट्रीटी अब्यूज को रोकने पर है, उसके साथ पूरी तरह से अलाइन करता है। इस केस में नंबर्स कितने बड़े हैं? नंबर्स बहुत बड़े हैं। टैक्स डिमांड लगभग 14,500 करोड़ रुपए की है। ये डील वॉलमार्ट की $16 बिलियन की एक्विजिशन का हिस्सा थी, जो भारत के कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे बड़ी डील्स में से एक है। और टाइगर ग्लोबल ने इस ट्रांजैक्शन में फ्लिपकार्ट में अपनी लगभग 17% हिस्सेदारी बेची थी। तो अब आगे क्या होगा? सरकार और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? आगे लिटिगेशन में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि अब टैक्स डिपार्टमेंट कई पुराने मामलों को दोबारा खोल सकता है। ऑफशोर होल्डिंग कंपनीज को अपनी स्ट्रक्चरिंग बदलनी पड़ेगी। वे फॉरवर्ड ये है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT को जल्द से जल्द डिटेल्ड गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए कि इकोनॉमिक सब्सटेंस का मतलब क्या है। पर रूल्स बनाने चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स को पता हो कि किन नियमों का पालन करने पर उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को फास्ट ट्रैक करना होगा। निष्कर्ष में यह फैसला भारत की सॉवरन राइट टू टैक्स यानी टैक्स वसूलने के संप्रभु अधिकार को मजबूत करता है, लेकिन सरकार को टैक्स टेररिज्म के नैरेटिव से बचना होगा और इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। बहुत ही विस्तृत विश्लेषण। मुझे लगता है कि टैक्सेशन का ये जटिल मुद्दा अब हमारे लिसनर्स को काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब रुक करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ। वेस्ट एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है और भारत सरकार ने ईरान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। जी, इस अभियान को ऑपरेशन इवैक्यूएशन का नाम दिया गया है। 16 जनवरी 2026 से भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया है। तेहरान से दिल्ली के लिए पहली स्पेशल फ्लाइट रवाना हो चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA ने एक 24/7 कंट्रोल रूम भी एक्टिवेट कर दिया है, जहां से इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा रहा है। ये खबर UPSC सिलेबस का हिस्सा कैसे बनती है? ये GS पेपर 2 IR के लिए एक परफेक्ट केस स्टडी है, खास तौर पर इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट्स और इंडियन डायोस्पोरा टॉपिक्स के लिए। अच्छा। जब किसी दूसरे देश में राजनीतिक अस्थिरता होती है तो उसका सीधा असर वहां रह रहे भारतीय नागरिकों पर पड़ता है। साथ ही ये सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का भी हिस्सा है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जोन से नागरिकों को सुरक्षित निकालना नॉन कॉम्बैटेंट इवैक्यूएशन ऑपरेशंस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है। ईरान में हालात इतने क्यों बिगड़ गए और वहां कितने भारतीय हैं जिनका इस संकट से वास्ता है? ईरान में इस समय एक मल्टी लेयर्ड क्राइसिस चल रहा है।
एक तरफ देश के अंदर इंटरनल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है और दूसरी तरफ यूएस इजराइल के साथ एक्सटर्नल थ्रेट्स भी चरम पर हैं। हाल ही में वहां का एयर स्पेस भी बंद कर दिया गया था, जिससे कमर्शियल फ्लाइट्स रुक गई और भारतीय वहां फंस गए। और वहाँ भारतीय कितने हैं? जहां तक भारतीय नागरिकों की बात है तो वहां लगभग 10,000 भारतीय हैं। 10,000, ये तो काफी बड़ी संख्या है। इनका प्रोफाइल क्या है? ये कौन लोग हैं? इस डेमोग्राफिक को समझना जरूरी है। इसमें 3 मुख्य कैटेगरीज हैं। सबसे बड़ी कैटेगरी है स्टूडेंट्स की, जो करीब 6,000 हैं। इनमें से ज्यादातर जम्मू एंड कश्मीर से हैं, जो ईरान की यूनिवर्सिटीज में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, JNK से? जी। दूसरी कैटेगरी है पिलग्रिम्स की। ईरान में कोम और मशहद जैसे शिया इस्लाम के बहुत पवित्र तीर्थ स्थल हैं, जहां हर साल हजारों भारतीय खासकर लद्दाख और कारगिल से जियारत के लिए जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी है प्रोफेशनल्स की, जो ईरान के एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में काम करते हैं। भारत पहले भी तो इस तरह के सफल ऑपरेशंस कर चुका है। क्या आप हमारे लिसनर्स को कुछ बड़े ऑपरेशंस के नाम याद दिला सकती हैं? बिल्कुल। भारत का नॉन कॉम्बैटेंट इवैक्यूएशन ऑपरेशंस NEO का इतिहास बहुत शानदार रहा है। सबसे हाल के कुछ बड़े ऑपरेशंस हैं ऑपरेशन गंगा 2022, जब हमने 20,000 से ज्यादा छात्रों को यूक्रेन युद्ध के बीच से निकाला था। हाँ, वो तो बहुत बड़ा ऑपरेशन था। ऑपरेशन अजय 2023, इजराइल हमास युद्ध शुरू होने पर वहां से भारतीयों को निकालने के लिए। और ऑपरेशन सिंधु मिड 2025, जो पिछले साल ही ईरान इजराइल तनाव के बीच इसी रीजन से एक इवैक्यूएशन था। ये करंट ऑपरेशन, जिसे हम ऑपरेशन इवैक्यूएशन कह रहे हैं, उसी का अगला फेज है, जो जनवरी 2026 के नए क्राइसिस की वजह से शुरू हुआ है। जब इस तरह का कोई ऑपरेशन चलाया जाता है तो भारत को जमीनी स्तर पर क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? चैलेंजेस बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज लॉजिस्टिक्स और डिप्लोमेसी का है। सेफ कॉरिडोर्स नेगोशिएट करना पड़ता है, यानी ईरान की सरकार, और अगर जरूरी हो तो नॉन स्टेट एक्टर्स से भी ये अश्योरेंस लेना कि भारतीय विमानों को सुरक्षित रास्ता मिलेगा और उन पर कोई हमला नहीं होगा। और कम्युनिकेशन का? दूसरा चैलेंज कम्युनिकेशन ब्लैकआउट का है। ईरान जैसे देशों में संकट के समय इंटरनेट शटडाउन आम बात है, जिससे एम्बेसी का अपने नागरिकों से कांटेक्ट करना, उन्हें इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए JNK गवर्नमेंट ने एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है, जो परिवारों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। और जियोपॉलिटिकल चैलेंज? वो तीसरा और सबसे बड़ा चैलेंज है, जियोपॉलिटिकल टाइटरोप वॉकिंग। भारत के ईरान के साथ ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध हैं। हमें अपने नागरिकों को भी बचाना है, लेकिन ये काम ईरान के साथ अपने संबंधों को बिगाड़े बिना करना है। मतलब एक बैलेंस बनाना पड़ता है? जी। साथ ही US और इजराइल को भी नाराज नहीं करना है। ये भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी का असली टेस्ट होता है। इन ऑपरेशंस का डिप्लोमैटिक सिग्निफिकेंस क्या है? भारत को इससे क्या हासिल होता है? 2 बहुत बड़े सिग्निफिकेंस हैं। एक, ये भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है। जब दुनिया देखती है कि भारत अपने नागरिकों को दुनिया के किसी भी कोने से, किसी भी मुश्किल हालात से निकाल सकता है, तो एक मैसेज जाता है कि इंडिया इज अ राइजिंग पावर विद कैपेसिटी एंड पॉलिटिकल विल। इससे भारत की विश्व गुरु वाली इमेज मजबूत होती है। और दूसरा, ये डायस्पोरा डिप्लोमेसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब सरकार अपने प्रवासी भारतीयों के लिए इतना कुछ करती है, तो डायस्पोरा का देश के साथ जुड़ाव और गहरा होता है। इसमें JNK एंगल का कोई खास महत्व है? बहुत ज्यादा। खासतौर पर कश्मीरी छात्रों को सुरक्षित वापस लाना न्यू दिल्ली और JNK के लोगों के बीच एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर CBM का काम करता है। ये दिखाता है कि सरकार देश के हर नागरिक की परवाह करती है, चाहे वो कहीं भी हो। तो इस पूरे प्रकरण से सीखते हुए आगे की राह क्या होनी चाहिए? What should be the way forward? वही फॉरवर्ड में 2-3 बातें अहम हैं। पहली, हमें एडहॉक ऑपरेशंस की जगह एक परमानेंट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और MEA में एक डेडिकेटेड ओवरसीज क्राइसिस मैनेजमेंट विंग बनानी चाहिए, जो 24/7 ऐसी किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहे। एक परमानेंट व्यवस्था। जी। दूसरी, यूक्रेन संकट से सीखते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन को कॉन्फ्लिक्ट जोन से लौटे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स FMGs के लिए एक स्थायी पॉलिसी बनाने की जरूरत है, ताकि उनका एकेडमिक ईयर बर्बाद ना हो और वो भारत में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। अभी प्राथमिकता JNK के करीब 2,000 छात्रों को निकालने पर है, जिसके बाद बाकी लोगों को लाया जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस में ही एक और बड़ी खबर है। ऐसा लग रहा है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के रिश्ते एक नए सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। जी, ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक न्यूज़ है। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लायन दोनों भारत के 77th रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट होंगे। ये एक अनप्रेसिडेंटेड डबल इन्विटेशन है।
पहली बार ऐसा हो रहा है? इतिहास में ये पहली बार है कि ईयू के 2 शीर्ष नेता एक साथ भारत के रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि बन रहे हैं। ये दिखाता है कि दोनों पक्ष इस रिश्ते को कितना महत्व दे रहे हैं। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए का क्या अपडेट है? वो तो कई सालों से अटका हुआ है। उस पर भी बहुत पॉजिटिव मूवमेंट है। कॉमर्स सेक्रेटरी ने बताया है कि इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए के 24 में से 20 चैप्टर्स पर बातचीत फाइनल हो चुकी है और 27 जनवरी को होने वाली इंडिया ईयू समिट से पहले पूरी डील को कंक्लूड करने की जोर शोर से कोशिश हो रही है। ये दिखाता है कि दोनों तरफ पॉलिटिकल विल अब बहुत स्ट्रांग है। ये पार्टनरशिप और एफटीए की कहानी क्या है? ये इतनी लंबी क्यों खिंच गई? भारत और ईयू 2004 से स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। ईयू भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ट्रेड वॉल्यूम 115 बिलियन यूरो से ज्यादा है। लेकिन एफटीए की कहानी लंबी और उतार चढ़ाव भरी रही है। बातचीत 2007 में शुरू हुई, लेकिन 2013 में रुक गई। क्यों रुकी थी? इसके कई कारण थे। ईयू की डेटा सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स पर सख्त मांगे और भारत का अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचाने का रोक। लेकिन 2022 में बातचीत फिर से शुरू हुई। इस बार जो तेजी दिख रही है उसके पीछे एक बड़ा जियोपॉलिटिकल कारण है, चाइना +1 स्ट्रैटेजी। ये चाइना +1 स्ट्रैटेजी क्या है? कोविड-19 पेंडेमिक और यूएस चाइना ट्रेड वॉर के बाद दुनिया भर की बड़ी कंपनियां ये समझ गईं कि सिर्फ चाइना पर अपनी सप्लाई चेन्स के लिए निर्भर रहना बहुत जोखिम भरा है। इसलिए वो अब चाइना के अलावा एक और देश में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना चाहती हैं। निर्भरता कम करना चाहता है और भारत को एक भरोसेमंद डेमोक्रेटिक पार्टनर के तौर पर देख रहा है। चलिए अब कुछ टेक्निकल टर्म्स को क्लियर करते हैं जो इस एफटीए के कॉन्टेक्स्ट में बार बार आते हैं। सबसे पहले कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबैम क्या है? ये बहुत चर्चा में है। सीबैम को समझना बहुत जरूरी है। ये एफटीए की राह में सबसे बड़ा रोड़ा भी है। सीबैम का फुल फॉर्म है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। आसान भाषा में ये एक कार्बन टैक्स है जो ईयू अपने देश में इंपोर्ट होने वाले कुछ कार्बन इंटेंसिव गुड्स पर लगाएगा। ये गुड्स हैं स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी। पर ईयू ऐसा कर क्यों रहा है? ईयू का तर्क है कि वो अपने देश में तो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए अपनी इंडस्ट्रीज पर सख्त एनवायरमेंटल नॉर्म्स लगा रहे हैं, जिससे उनका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। लेकिन अगर भारत जैसे देशों से, जहां शायद उतने सख्त नियम नहीं हैं, बिना किसी कार्बन कॉस्ट के सस्ता माल आता रहा, तो ईयू की अपनी इंडस्ट्री कम्पीट नहीं कर पाएगी। अच्छा, तो ये कार्बन लीकेज को रोकने के लिए? बिल्कुल, इसे ही कार्बन लीकेज कहते हैं। यानी पोल्यूशन बस एक देश से दूसरे देश में शिफ्ट हो जाएगा। तो अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए वो इंपोर्टेड गुड्स पर भी एक कार्बन टैक्स लगा रहे हैं। भारत के लिए ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि हमारे स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अब इस पार्टनरशिप के पीछे स्ट्रेटेजिक रीजंस क्या हैं और एफटीए में सीबीएम के अलावा और क्या रुकावटें आ रही हैं? स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस 3 डायमेंशंस पर है: इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिफेंस। इकोनॉमिकली ईयू को भारत का विशाल बाजार चाहिए और भारत को ईयू की एडवांस टेक्नोलॉजी, खासकर ग्रीन हाइड्रोजन और एआई में। पॉलिटिकली दोनों दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और चाइना के बढ़ते आक्रामक प्रभाव को बैलेंस करना चाहते हैं। डिफेंस में भारत अपनी मिलिट्री हार्डवेयर के लिए रशिया पर निर्भरता कम करके यूरोपियन देशों जैसे फ्रांस से राफाल और जर्मनी से सबमरीन्स ले रहा है। और हर्डल्स क्या है? सबसे बड़ा हर्डल तो सीबैम ही है। भारत इसे एक नॉन टैरिफ बैरियर यानी व्यापार में एक छुपी हुई रुकावट मानता है जो डब्ल्यूटीओ के नियमों के खिलाफ हो सकता है। दूसरा हर्डल है मार्केट एक्सेस। मार्केट एक्सेस में क्या मुद्दे हैं? यूं चाहता है कि भारत अपनी ऑटोमोबाइल्स, वाइन्स और स्पिरिट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करे, जबकि भारत अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना चाहता है। बदले में भारत चाहता है कि ईयू हमारे प्रोफेशनल्स जैसे आईटी एक्सपर्ट्स और नर्सेज के लिए मूवमेंट आसान बनाए। तीसरा, डेटा एडिक्वेसी का मुद्दा है। ईयू के जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस जीडीपीआर के तहत डेटा फ्लो उन्हीं देशों में हो सकता है जो डेटा एडिक्वेट माने जाते हैं। भारत के आईटी सेक्टर के लिए यह स्टेटस हासिल करना बहुत जरूरी है। इन सब मुद्दों को देखते हुए क्या ये एफटीए इस बार हो पाएगा? इस बार संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। बायलैटरल ट्रेड 136.53 बिलियन का है और दोनों पक्ष इसे बढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है कि मुश्किल मुद्दों जैसे सीबीएम को बाद के लिए छोड़कर एक अर्ली हार्वेस्ट डील साइन कर ली जाए, जिसमें जिन चीजों पर सहमति है उन्हें लागू कर दिया जाए। ये रिपब्लिक डे विजिट इस पूरी प्रक्रिया को एक नई गति देगी।
एक तरफ भारत दुनिया में अपनी जगह बना रहा है, वहीं देश के अंदर सामाजिक बराबरी सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। इसी से जुड़ी एक अहम खबर आ रही है सोशल जस्टिस के फील्ड से। केंद्र सरकार शेड्यूल्ड कास्ट एससी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की इनकम लिमिट को बढ़ाने पर विचार कर रही है। जी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स फॉर एससी स्टूडेंट्स के लिए एनुअल पेरेंटल इनकम लिमिट को 2.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख करने का एक प्रस्ताव तैयार किया है। ये एक बहुत जरूरी और लंबे समय से पेंडिंग कदम है। ये यूपीएससी सिलेबस के लिए कैसे रेलेवेंट है? ये जीएस पेपर 2 में वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस और जीएस पेपर 1 में सोशल एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। ये मिसिंग मिडिल की समस्या को एड्रेस करता है। ये मिसिंग मिडिल क्या है? मिसिंग मिडिल का मतलब है वो परिवार जो इतने गरीब नहीं है कि बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन योजनाओं का लाभ ले सकें, लेकिन इतने अमीर भी नहीं है कि प्राइवेट एजुकेशन या हेल्थ केयर का खर्च उठा सकें। आज के समय में 2.5 लाख सालाना से थोड़ा ज्यादा कमाने वाला परिवार कागज पर तो गरीब नहीं है, लेकिन हकीकत में वो अपने बच्चे को एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ा सकता। ये स्कॉलरशिप लिमिट बढ़ने से इसी मिसिंग मिडिल को फायदा होगा। इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? क्या मौजूदा लिमिट से कोई समस्या आ रही थी? सबसे बड़ी वजह है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। ये इनकम सीलिंग पिछली बार 2013 में रिवाइज हुई थी, जब इसे 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया गया था। तब से आज 13 साल हो गए। 13 साल? जी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से पैसे की वैल्यू बहुत कम हो गई है। जो चीज 2013 में 100 रुपए की थी, वो आज शायद 200 रुपए की है, लेकिन इनकम लिमिट वहीं की वहीं है। आज जो परिवार 2.6 लाख कमा रहा है, वो कागज पर तो स्कॉलरशिप के लिए इनएलिजिबल है, लेकिन असलियत में उसकी परचेजिंग पावर 2013 के 1.5 लाख वाले परिवार से भी कम है। और एक पैराडॉक्स यानी विरोधाभास की भी बात सामने आई थी कि बजट बढ़ने के बावजूद बेनिफिशियरीज कम हो गए। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक बड़ा पैराडॉक्स है। सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससीज का बजट तो बढ़ाया, लेकिन लाभ पाने वालों की संख्या घट गई। 2023-24 में बेनिफिशरीज में लगभग 12% की गिरावट आई। 12% की गिरावट? जी, इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो ये रिजिड इनकम कैप, जिसकी वजह से जरा सी भी ज्यादा इनकम वाले परिवार बाहर हो गए, और दूसरा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एएसआई के जरिए स्ट्रिक्टर वेरिफिकेशन। एआईएस से सरकार आपकी हर इनकम को ट्रैक कर सकती है, जिससे कई जेन्युइन स्टूडेंट्स भी जिनकी पेरेंटल इनकम थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, स्कीम से बाहर हो गए। इस रिवीजन के पीछे क्या लॉजिक है और इसे लागू करने में सरकार के सामने क्या चैलेंजेस आएंगे? लॉजिक बिल्कुल सीधा और साफ है। पहला, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग। 13 साल से लिमिट का स्टैटिक रहना इकोनॉमिक रियलिटी को इग्नोर करना है। दूसरा, पैरिटी यानी समानता। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी एसटी स्कॉलरशिप्स के लिए लिमिट को 4.5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव दे चुकी है, तो एससी छात्रों के लिए भी ऐसा करना सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप है। और तीसरा, सबसे जरूरी, इससे हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट्स कम होंगे। कई ऐसी छात्र फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज फिस्कल बर्डन का है। लिमिट बढ़ाने से एलिजिबल एप्लीकेंट्स की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, जिससे केंद्र और राज्यों के बजट पर दबाव पड़ेगा। क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। बिल्कुल। इसका फंडिंग पैटर्न 60-40 है, नॉर्थ ईस्ट के लिए 90-10, तो राज्यों को भी अपना हिस्सा बढ़ाना पड़ेगा। तो आगे की राह क्या होनी चाहिए? क्या सिर्फ लिमिट बढ़ा देना ही काफी है? वे फॉरवर्ड में 2 की सजेशंस हैं। एक, इस इनकम लिमिट को सीपीआई से लिंक कर देना चाहिए, ताकि इसका ऑटोमेटिक रिवीजन हर 2-3 साल में होता रहे और हर 10 साल में कैबिनेट अप्रूवल की जरूरत न पड़े। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। और दूसरा, सिर्फ स्कॉलरशिप्स बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में फी रैशनलाइजेशन की भी जरूरत है। कई बार स्कॉलरशिप का पैसा कॉलेज की पूरी फीस कवर नहीं कर पाता, तो एक तरफ स्कॉलरशिप बढ़े और दूसरी तरफ फीस पर भी नियंत्रण हो, तभी इसका पूरा लाभ छात्रों तक पहुंचेगा। चलिए, अब अर्थव्यवस्था और नवाचार पर लौटते हैं। आज एक खास दिन है, नेशनल स्टार्टअप डे, और इस मौके पर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के 10 साल भी पूरे हो गए हैं। सरकार ने अगले दशक के लिए अपना विजन भी साफ कर दिया है। जी, 16 जनवरी 2016 को लॉन्च हुए स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के आज 10 साल पूरे हुए। इस मौके पर पीएम ने दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप इकोसिस्टम को एड्रेस किया।
इस इवेंट की सेंट्रल थीम है भारत का कंज्यूमर टेक से डीप टेक की तरफ पिवट करना। साथ ही सॉवरन एआई बनाने पर भी जोर दिया गया है। ये 10 साल का सफर कैसा रहा है, जरा आंकड़ों में बताइए कि क्या बदलाव आया है। बदलाव जबरदस्त और अभूतपूर्व है। 2016 में जहां देश में लगभग 400 स्टार्टअप थे, आज हमारे पास 2 लाख से ज्यादा डीपीआई टी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं। 2 लाख से ज्यादा? जी, हम 120 प्लस यूनिकॉर्न्स के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इन स्टार्टअप्स ने 2.1 मिलियन यानी 21 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट की हैं और सबसे अच्छी बात इंक्लूसिविटी है। 52% स्टार्टअप्स टीयर 2 टीयर 3 शहरों से हैं और 47% स्टार्टअप्स में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर है। ये आंकड़े कहानी खुद कहते हैं। ये तो वाकई कमाल है। अब जो नई डायरेक्शन दी गई है, डीप टेक और सॉवरेन एआई, इनका क्या मतलब है? ये कंज्यूमर टेक से कैसे अलग है? जैसे फूड डिलीवरी एप्स, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स या कैब सर्विसेज, ये जरूरी है, लेकिन ये ज्यादातर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित बिजनेस मॉडल इनोवेशंस हैं। और डीप टेक? डीप टेक का मतलब है वो स्टार्टअप्स जो किसी फंडामेंटल साइंटिफिक एडवांस या हाई-टेक इंजीनियरिंग इनोवेशन पर आधारित हों। ये कुछ नया इन्वेंट करते हैं, जैसे अग्निकुल कॉस्मोस जो प्राइवेट रॉकेट बना रहा है, या कॉन्वर्सेशनल एआई बनाने वाली कंपनियां। ये 10 मिनट डिलीवरी ऐप से बहुत अलग हैं। इसमें R&D और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर फोकस होता है। और सॉवरेन एआई? सॉवरेन एआई का मतलब है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जरूरी फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, डेटा सेंटर्स और कंप्यूट पावर, सुपर कंप्यूटर्स खुद बनाएं। इसका मकसद है कि हम एआई जैसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए फॉरेन टेक जायंट्स जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या ओपन एआई पर निर्भर ना रहें। हमारा अपना डेटा, हमारे अपने मॉडल्स, हमारी अपनी एआई। ये तो आत्मनिर्भर भारत का ही एक रूप हुआ। बिल्कुल, ये भारत की टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी यानी तकनीकी संप्रभुता के लिए बहुत जरूरी है। तो इस इकोसिस्टम के एवोल्यूशन और इस नए विजन के चैलेंजेस क्या हैं? इकोसिस्टम का एवोल्यूशन 3 फेजेस में हुआ है। फेज 1 2016 टू 21 कंज्यूमर इंटरनेट और इजी मनी का था, जहां फोकस ग्रोथ पर था, प्रॉफिटेबिलिटी पर नहीं। फेज 2 2022-25 फंडिंग विंटर और करेक्शन का था, जहां इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिटेबिलिटी पर जोर देना शुरू किया। और अब फेज 3 26 ऑनवर्ड्स डीप टेक का है। और चैलेंजेस? नई विजन के चैलेंजेस भी बड़े हैं। डीप टेक को पेशेंट कैपिटल चाहिए, यानी ऐसा पैसा जो 7-10 साल तक रिटर्न का इंतजार कर सके, क्योंकि इसमें R&D में बहुत समय लगता है। भारत का R&D पर खर्च यानी GRD अभी भी GDP का सिर्फ 0.7% है, जबकि ग्लोबल एवरेज 1.8% है। और स्पेशलाइज्ड PhD टैलेंट की भी कमी है, जिसे हमें यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री कोलैबोरेशन से दूर करना होगा। सरकार इस दिशा में क्या कर रही है? सरकार नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लेकर आई है और फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स FFS जैसी स्कीम्स के जरिए कैपिटल अवेलेबल करा रही है। गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस जिम पर स्टार्टअप्स के लिए प्रोक्योरमेंट को भी आसान बनाया जा रहा है। दिशा सही है, बस एग्जीक्यूशन पर ध्यान देना होगा। अब एक नजर डालते हैं एक बहुत ही जरूरी रिपोर्ट पर। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक से ठीक पहले उनकी ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट 2026 आ गई है और इसमें भारत के लिए कुछ स्पेसिफिक वार्निंग्स हैं। जी, ये रिपोर्ट हर साल दुनिया के सामने आने वाले सबसे बड़े खतरों का आकलन करती है। इस साल की रिपोर्ट में WF ने 2026 के लिए भारत के लिए 2 टॉप रिस्क बताएं। पहला है साइबर सिक्योरिटी और दूसरा है इनकम वेल्थ इनइक्वालिटी। ग्लोबल लेवल पर और इंडिया के लिए जो रिस्क्स बताए गए हैं, जी, उनमें क्या कोई अंतर है? हाँ, और ये अंतर बहुत कुछ बताता है। इसे टेबल फॉर्मेट में समझते हैं। इमीडिएट रिस्क 2026 के लिए ग्लोबल लेवल पर जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन है, जबकि भारत के लिए ये साइबर सिक्योरिटी है। अच्छा। 2 ईयर होराइजन पर ग्लोबल रिस्क मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन है, जबकि भारत के लिए इनकम इनइक्वालिटी है। और 10 ईयर होराइजन पर ग्लोबल रिस्क एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है, जबकि भारत के लिए एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। साइबर सिक्योरिटी भारत का नंबर 1 इमीडिएट रिस्क क्यों है? क्योंकि हमारी डिजिटल डिपेंडेंस बहुत तेजी से बढ़ी है, पर हमारी सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। UPI, आधार, डिजिलॉकर, हमारी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DBI की सफलता ही हमें एक बहुत बड़ा और आकर्षक टारगेट बनाती है। एम्स अटैक की तरह? बिल्कुल। एम्स पर हुआ रैंसमवेयर अटैक
इसका एक बड़ा उदाहरण है जिसने देश की कैपिटल में हेल्थ सर्विसेज को ठप कर दिया था। इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स जैसे सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, जिससे एमएचए को एक हाई लेवल कमेटी बनानी पड़ी है। और एआई से बनने वाले डीप फेक्स का खतरा तो है ही, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं। और इनकम इनइक्वालिटी यानी आय की असमानता को लेकर क्या चिंता है? ये के शेप्ड रिकवरी का नतीजा है। पेंडेमिक के बाद इंडियन इकोनॉमी ने रिकवर तो किया, लेकिन ये रिकवरी सबके लिए बराबर नहीं थी। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स और स्टॉक मार्केट तो ऊपर गए, ये के का ऊपरी हिस्सा है, लेकिन रूरल वेजेस, एमएसएमईज और इनफॉर्मल सेक्टर की इनकम नीचे गई। ये के का निचला हिस्सा है। के शेप्ड रिकवरी, इसे जॉबलेस ग्रोथ भी कहते हैं, जहां सर्विस सेक्टर की ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन वो एग्रीकल्चर से निकले सरप्लस लेबर को एब्जॉर्ब करने के लिए पर्याप्त हाई क्वालिटी जॉब्स नहीं बना पा रही है। ये सामाजिक अस्थिरता का एक बड़ा कारण बन सकता है। तो इस रिपोर्ट का पॉलिसी लेवल पर क्या इम्प्लीकेशन है? इम्प्लीकेशन साफ है। हमें अपनी नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को जल्द से जल्द लागू करना होगा और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। और इनइक्वालिटी को एड्रेस करने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करना होगा, जो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है, और सोशल सिक्योरिटी नेट को और मजबूत करना होगा। इकोनॉमी से जुड़ी एक और खबर पर आते हैं। टीसीएस और इन्फोसिस जैसी बड़ी आईटी कंपनीज के Q3 रिजल्ट्स आए हैं और इन पर न्यू लेबर कोड्स का बड़ा असर दिखा है। जी, टीसीएस और इन्फोसिस ने अपने Q3 Q3 FY26 फाइनेंशियल ईयर 26 के नतीजों में बड़े वन टाइम चार्जेस दिखाए हैं। टीसीएस पर 2128 करोड़ रुपए का और इन्फोसिस पर 1289 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल हिट लगा है। इतना बड़ा चार्ज? हाँ, और इसका सीधा संबंध न्यू लेबर कोड्स में वेजेस की परिभाषा में हुए बदलाव से है, जो अभी पूरी तरह लागू भी नहीं हुए हैं। ये न्यू लेबर कोड्स क्या है और वेजेस की परिभाषा में ऐसा क्या बदल गया कि इन कंपनीज को हजारों करोड़ का प्रोविजन करना पड़ा? सरकार ने 29 पुराने और जटिल श्रम कानूनों को कंसोलिडेट करके 4 नए सरल कोड्स बनाए हैं। ये हैं कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। इनमें सबसे क्रूशियल बदलाव कोड ऑन वेजेस में वेज की परिभाषा को लेकर है। क्या बदला है परिभाषा में? नए कोड्स कहते हैं कि आपकी सैलरी में अलाउंसेस जैसे एचआरए, ट्रैवल अलाउंस एटसेट्रा आपकी टोटल रेम्यूनरेशन के 50%, 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि आपकी बेसिक पे अब आपकी कॉस्ट टू कंपनी सीटीसी का कम से कम 50% होना जरूरी है। लेकिन कंपनियां पहले बेसिक पे को कम क्यों रखती थी? क्योंकि आपके सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस जैसे प्रोविडेंट फंड, पीएफ और ग्रेच्युटी आपकी बेसिक पे पर कैलकुलेट होते हैं। तो कंपनियां बेसिक पे को कम और अलाउंसेस को ज्यादा रखती थीं ताकि पीएफ और ग्रेच्युटी पर उनका कंट्रीब्यूशन कम रहे और उनकी कॉस्ट बचे। तो अब बेसिक पे बढ़ने से इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? बेसिक पे बढ़ने से ग्रेच्युटी और पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशंस का बेस भी बढ़ गया। ग्रेच्युटी आपकी लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होती है और सर्विस के हर साल के लिए 15 या 15 दिन की सैलरी के बराबर होती है। तो अब कंपनियों को अपने हर कर्मचारी की फ्यूचर लायबिलिटीज, खासकर ग्रेच्युटी के लिए ज्यादा पैसा अलग रखना पड़ रहा है। यही वो वन टाइम चार्ज है जो टीसीएस और इन्फोसिस के रिजल्ट्स में दिख रहा है। मतलब वो आने वाले कानून के लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। इस रिफॉर्म के पीछे सरकार का क्या मकसद है और इससे एम्प्लॉइज पर क्या असर पड़ेगा? सरकार का मकसद एम्प्लॉइज को ज्यादा सोशल सिक्योरिटी देना है। बेसिक पे ज्यादा होने से उनका पीएफ और ग्रेच्युटी कॉर्पस बहुत बड़ा हो जाएगा, जो रिटायरमेंट के बाद उनके काम आएगा। साथ ही वेजेस के अलग अलग कानूनों में जो दर्जनों डिफिनेशंस थी, उन्हें खत्म करके यूनिफॉर्मिटी लाना भी एक मकसद है। और एम्प्लॉइज की टेक होम सैलरी? एम्प्लॉइज के लिए पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ने से उनकी मंथली टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन उनका रिटायरमेंट फंड मजबूत होगा। ये कोड्स अभी तक लागू क्यों नहीं हुए? क्योंकि लेबर एक कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो सेंटर के कानून बनाने के बाद राज्यों को भी अपने रूल्स नोटिफाई करने होते हैं। कई राज्यों ने अभी तक ये नहीं किया है, लेकिन आईटी मेजर्स के एक्शंस ये दिखाते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड अब फुल एनफोर्समेंट के लिए कमर कस रहा है। और अब कल्चर से जुड़ी एक खूबसूरत खबर। आज थिरुवल्लुवार डे है। जी, थिरुवल्लुवार डे हर साल तमिलनाडु में मट्टू पोंगल के दिन मनाया जाता है, जो पोंगल फेस्टिवल का तीसरा दिन होता है। पीएम ने भी महान संत कवि को श्रद्धांजलि दी है और सभी से, खासकर युवाओं से, थिरुकुराल पढ़ने का आग्रह किया है। ये यूपीएससी के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? ये जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर, इंडियन लिटरेचर और जीएस पेपर 4 एथिक्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। थिरुकुरल सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एथिक्स और गवर्नेंस पर एक टाइमलेस गाइड है।
तिरुकुरुल के बारे में कुछ बताइए, इसके स्ट्रक्चर और फिलॉसफी क्या है? तिरुकुरल महान संत कवि तिरुवल्लुवर की रचना है, जिनका समयकाल 4th सेंचुरी BCE से 5th सेंचुरी CE के बीच माना जाता है। इसमें 1330 कपलेट्स यानी दोहे हैं, जिन्हें कुरल कहते हैं। ये 133 चैप्टर्स में बटे हैं। और ये 3 भागों में है ना? जी, ये पूरी किताब 3 भागों में विभाजित है, जिसे मुपाल कहते हैं। 1 आराम, जिसका मतलब है धर्मा, वर्च्यू, एथिक्स। 2 पुरुल, जिसका मतलब है अर्थशास्त्र, वेल्थ, पॉलिटी, गवर्नेंस। 3 इनबाम, जिसका मतलब है कामा, लव। इसकी तुलना अक्सर कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी की जाती है। खास तौर पर दूसरे भाग पुरुल की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है, क्योंकि दोनों ही शासन, कूटनीति और राज्य के बारे में विस्तार से बात करते हैं। लेकिन दोनों में एक फंडामेंटल अंतर है। जहां अर्थशास्त्र प्रैक्टिकलिटी और स्टेट क्राफ्ट पर ज्यादा फोकस करता है, वहीं तिरुकुराल का पुरुल हर कदम पर एथिक्स और मोरालिटी को सबसे ऊपर रखता है। अच्छा, ये बताता है कि धन कैसे कमाएं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलकर। ये बताता है कि राज कैसे करें, लेकिन न्याय के साथ। इसीलिए इसे उलगा पोथुमराय यानी यूनिवर्सल वेदा भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी धर्म, जाति या देश विशेष की बात नहीं करता, बल्कि यूनिवर्सल ह्यूमन एथिक्स की बात करता है। ये तो बहुत गहरी बात है। सिविल सर्विसेज के लिए, खासकर एथिक्स पेपर के लिए, तिरुकुरल की क्या रेलेवेंस है? क्या आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? इसकी रेलेवेंस आज भी उतनी ही है जितनी 2000 साल पहले थी। GS पेपर 4 के लिए तो ये सोने की खान है। 3 कुराल्स देखते हैं। पहला, ऑन राइचियसनेस, कुराल 35। ये कहता है कि धर्म और कुछ नहीं, बस मन को 4 चीजों से मुक्त रखना है: मैलिस, द्वेष, डिजायर, इच्छा, एंगर, क्रोध एंड बिटर स्पीच, कड़वे बोल। ये तो एक सिविल सर्वेंट के लिए फाउंडेशनल वैल्यूज है। बिल्कुल। दूसरा, ऑन गवर्नेंस, कुराल 546। ये कहता है कि जो राजा बिना झुके निष्पक्ष होकर शासन करता है और प्रजा की रक्षा करता है, उसे ईश्वर के समान माना जाता है। ये इम्पार्शियलिटी की कोर वैल्यू सिखाता है। तीसरा, ऑन स्पीच, कुराल 129। ये कहता है कि आग से लगा घाव तो समय के साथ भर जाता है, पर जली हुई जुबान, कड़वे शब्दों का घाव कभी नहीं भरता। ये डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए एक टाइमलेस लेसन है। चलिए, अब आते हैं हमारे प्रीलिम स्पेशल रैपिड फायर सेक्शन पर। यहाँ हम हर फैक्ट को डिटेल में समझेंगे। पहला फैक्ट, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, TRC। ये एक डॉक्यूमेंट है जो किसी देश की सरकार ये सर्टिफाई करने के लिए देती है कि एक एंटिटी वहां की टैक्स रेजिडेंट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के टाइगर ग्लोबल जजमेंट के बाद इसकी अहमियत कम हो गई है। अब ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, इसके साथ इकोनॉमिक सब्सटेंस टेस्ट भी पास करना होगा। प्रायोरिटी, रेड, बहुत जरूरी। दूसरा, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, GAR। ये इनकम टैक्स एक्ट का हिस्सा है जो टैक्स अथॉरिटीज को शक्ति देता है कि वो बिना कमर्शियल सब्सटेंस वाले टैक्स अवॉइडेंस अरेंजमेंट्स को डिनाई कर सकें। इसकी इफेक्टिव डेट है 1 अप्रैल 2017। प्रायोरिटी, रेड, बहुत जरूरी। तीसरा, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM। ये यूरोपियन यूनियन का एक टूल है जो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स जैसे स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पर टैक्स लगाता है। ये इंडिया EU FTA में एक बड़ी रुकावट है, क्योंकि भारत इसे ट्रेड बैरियर मानता है। प्रायोरिटी, रेड, बहुत जरूरी। चौथा, थिरुवल्लुवर डे। ये तमिलनाडु में मट्टू पोंगल के दिन मनाया जाता है, जो पोंगल फेस्टिवल का अगला दिन होता है। ये तिरुकुरल के लेखक को समर्पित है। प्रायोरिटी, जरूरी। पांचवा, कानुमा। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाने वाला एक कैटल फेस्टिवल है, जो मवेशियों की पूजा और सम्मान के लिए है। ये तमिलनाडु के मट्टू पोंगल जैसा ही है। प्रायोरिटी, ठीक ठाक। छठा, आर्टिकल 340। संविधान का ये अनुच्छेद प्रेसिडेंट को सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशंस की जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त करने का अधिकार देता है। मंडल कमीशन इसी आर्टिकल के तहत बना था। SOBC स्कॉलरशिप की डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में ये रेलेवेंट है। प्रायोरिटी, जरूरी। सातवां, रैमजेट टेक्नोलॉजी। ये एक तरह का एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है जो सुपरसोनिक स्पीड्स पर बहुत एफिशिएंटली काम करता है। इसमें मूविंग कंप्रेसर नहीं होता, ये अपनी फॉरवर्ड मोशन का इस्तेमाल करके हवा को कंप्रेस करता है। IIT मद्रास और इंडियन आर्मी मिलकर इसे आर्टिलरी शेल्स की रेंज 30 किलोमीटर से बढ़ाकर 60 किलोमीटर करने के लिए यूज करने पर काम कर रहे हैं। प्रायोरिटी,
जरूरी। अब मेंस की बारी। आज के डिस्कशन पर बेस 2 क्वेश्चंस हैं। हम इनके मॉडल आंसर का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न जीएस पेपर 3 से है। प्रश्न है, The Supreme Court's recent judgment on the Tiger Global case marks a shift from form to substance in international taxation. Discuss this statement in light of the General Anti-Avoidance Rules, GAR, and its impact on foreign investment routing through tax havens. 250 words, 15 marks. इसका आंसर कैसे फ्रेम करें? इसका स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। टाइगर ग्लोबल केस का जिक्र करें और बताएं कि कैसे ये फैसला ट्रेडी शॉपिंग और टैक्स एविजन के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक मील का पत्थर है। बॉडी पैराग्राफ 1 फॉर्म वर्सेस सब्सटेंस। एक्सप्लेन करें कि फॉर्म का मतलब है कानूनी स्ट्रक्चर और सब्सटेंस का मतलब है इकोनॉमिक रियलिटी। आजादी बचाओ केस और करंट जजमेंट का कॉन्ट्रास्ट दिखाएं। बॉडी पैराग्राफ 2 रोल ऑफ जेआर। बताएं कि गार का सिद्धांत सब्सटेंस ओवर फॉर्म ही है। भले ही गार इस केस पर डायरेक्टली लागू नहीं हुआ, कोर्ट ने उसकी आत्मा को डीटीए की इंटरप्रिटेशन में इस्तेमाल किया है। बॉडी पैराग्राफ 3 इम्पैक्ट। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स पर चर्चा करें। लिखें कि ये फैसला भारत को एक मैच्योर टैक्स जुरिस्डिक्शन बनाता है, लेकिन सरकार को इन्वेस्टर्स का भरोसा बनाए रखने के लिए क्लियर गाइडलाइंस और स्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट सुनिश्चित करना होगा। बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न जीएस पेपर 2 से है, 150 शब्दों के लिए। प्रश्न है, एनालाइज द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन एज अ पार्टनर फॉर इंडियाज टेक्नोलॉजिकल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। What are the major hurdles in finalizing the India-EU free trade agreement? 150 शब्दों के लिए हमें टू द पॉइंट रहना होगा। रिपब्लिक डे विजिट और FTA टॉक्स में तेजी का जिक्र करते हुए इंडिया-EU पार्टनरशिप के बढ़ते महत्व को हाईलाइट करें। सिग्निफिकेंस पार्ट 1 2 पॉइंट्स में बताएं, टेक पार्टनरशिप और सस्टेनेबिलिटी पार्टनरशिप। हर्डल्स पार्ट 2 2 मेन हर्डल्स बताएं, CBAM और मार्केट एक्सेस। लिखें कि ये पार्टनरशिप अब ट्रेड से बढ़कर स्ट्रेटेजिक हो चुकी है, लेकिन FTA को फाइनल करने के लिए UE के हाई स्टैंडर्ड्स और भारत की डेवलपमेंटल रियलिटीज के बीच एक मिडिल पाथ निकालना होगा। और अब टाइम है नॉलेज चेक का। 5 MCQs और हम हर ऑप्शन को एनालाइज करेंगे। पहला सवाल GAAR पर स्टेटमेंट्स हैं। 1. It empowers tax authorities to deny tax benefits if a transaction has no commercial substance. 2. It was implemented retrospectively from 2012. 3. It can override the provisions of double taxation avoidance agreements. DTAA. A. 1 only. B. 1 and 3 only. C. 2 and 3 only. D. 1, 2 and 3. इसका सही जवाब है B. 1 and 3 only. स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 3 भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। GAAR प्रोस्पेक्टिवली लागू हुआ था 1 अप्रैल 2017 से, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं। दूसरा सवाल। The Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM, often seen in news, is an initiative of A. UNFCCC, B. European Union, EU, C. G20, D. OECD. इसका सीधा जवाब है B. यूरोपियन यूनियन EU। ये EU का टूल है कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स पर टैक्स लगाने के लिए। Tirukkural is structured into 3 sections: Aram, Purul, and Inbam. 2. His work, Tirukkural, is structured into 3 sections. Correct option. सही जवाब है B. 2 only. स्टेटमेंट 2 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 1 गलत है। सिलापतिकरम के ऑथर इलांगो अधिगल थे, थिरुवल्लुवर नहीं। चौथा सवाल। The Global Risks Report is released annually by A. World Bank, B. IMF, C. World Economic Forum, WEF, D. UNDP. सही जवाब है C. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। ये रिपोर्ट हर साल डावोस में होने वाली उनकी एनुअल मीटिंग से ठीक पहले जारी की जाती है। आखिरी सवाल। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर SCs पर स्टेटमेंट्स। 1. It is a central sector scheme with 100% funding from the center. 2.
The scheme's objective is to support the higher education of scheduled caste students. Correct option. सही जवाब है बी, टू ओनली। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है, लेकिन स्टेटमेंट 1 गलत है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर नहीं। इसका फंडिंग रेशो 64 ही है। तो ये थी आज की हमारी विस्तृत चर्चा। अब आज के की टेकअवेज पर एक नजर डालते हैं। पहला, टाइगर ग्लोबल केस। इंटरनेशनल टैक्सेशन में अब सब्सटेंसी किंग है, फॉर्म नहीं। टीआरसी अब कोई ब्रह्मास्त्र नहीं रहा। जीएआर और बेप्स जैसे कॉन्सेप्ट्स पर अपनी अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर रखें। दूसरा, इंडिया ईयू रिलेशंस। ये पार्टनरशिप अब प्योरली स्ट्रेटेजिक हो चुकी है। रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट्स और एफटीए की प्रोग्रेस दोनों पर नजर बनाए रखें। सीबीएम एक की टर्म है जिसे भूलना नहीं है। तीसरा, एससी स्कॉलरशिप। इनकम लिमिट में प्रस्तावित बदलाव सोशल जस्टिस का एक अहम कदम है। वेलफेयर स्कीम्स को इन्फ्लेशन से लिंक करने का कॉन्सेप्ट समझें। चौथा, स्टार्टअप इंडिया एट 10। भारत अब डीप टेक और सॉवरेन एआई पर फोकस कर रहा है। ये देश के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए जरूरी है। और पांचवां, WEF रिपोर्ट भारत के लिए टॉप इमीडिएट रिस्क साइबर सिक्योरिटी है। इसे डिजिटल इंडिया की सफलता के साथ जोड़कर देखें। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो यूपीएससी को। 299 रुपीस की मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।